दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात करूंगा कश्मीर का चुनाव और मेरा एनालिसिस। दोस्तों, कश्मीर पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और मैं सबसे पहले ये कह दूं कि उस वीडियो में जो मैंने आकलन प्रस्तुत किया था वो मेरा आकलन गलत निकला। मैंने उस दिन के वीडियो में यह बात कही थी कि कश्मीर में बहुमत की लड़ाई नहीं है। कश्मीर में लड़ाई इस बात की है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन कौन बनेगा, और ये लड़ाई भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मध्य है। लेकिन ऐसा हो न सका और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया। दोस्तों, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि कश्मीर का चुनाव कुछ भी हो परिणाम, लेकिन कश्मीर का चुनाव केंद्र के लिए सिरदर्द साबित होगा। और मैंने कहा था कि कश्मीर के चुनाव को किसी भी परिस्थिति में टाले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इस बात पर मैं आज भी कायम हूँ कि कश्मीर का ये चुनाव केंद्र के लिए सिरदर्द साबित होगा। और देखना है कि केंद्र सरकार, जहां अमित शाह जैसे सक्षम व्यक्ति गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं, वो कैसे अब कश्मीर की नई सरकार को डील करते हैं। और तीसरी बात जो खास तौर से थी, तीसरी बात जो मैंने कही थी कि कश्मीर में भाजपा चूंकि अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती, यदि वो आतंकवादियों के साथ मिलकर, जिनके कश्मीर से जीतने की संभावना है, सरकार बनाएगी, तब भी देश को जवाब देना भारी होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ या पीडीपी के साथ या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, तब भी देश को जवाब देना भारी होगा। बोला कश्मीर का चुनाव भाजपा के लिए तो भारी ही पड़ने वाला है। और वो फिलहाल परिणाम अब इस सरकार दूसरी आ गई है, तो अब कश्मीर में कांग्रेस का, भाजपा का तो सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार बनने जा रही है वो निश्चित रूप से मुसीबतें खड़े करेगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों परिणाम पे, आखिर गड़बड़ी हुई कहां। जम्मू रीजन के अंदर 43 सीटें हैं, 43 सीट। हमें यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर कम से कम 38 सीटें जीतेगी, लेकिन जीती कितनी? 29 सीटें। कश्मीर में कोई सीटें जीती है भाजपा ने और ना जीतनी थी, यानी कि 9 सीटें कम जीती। हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों का कहना यह था कि 37 सीटें जीतने की उम्मीद थी, तो यदि उनकी भी बात मान लो तो 8 सीटें कम जीती, और मेरे हिसाब से 9 सीटें भाजपा को जम्मू में कम मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू के, मैं आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं जम्मू और कश्मीर में, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एक बात और आप खास ध्यान रखें, मीडिया बहुत कम बता रही है ये बात, कांग्रेस पार्टी को जम्मू और कश्मीर में मात्र 6 सीटें मिली हैं। ये 6 की 6 सीटें कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाकों से मिली हैं, और उसको अपने भरोसे नहीं मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसका गठबंधन के चलते मिली है। यानी कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से 5 गुना ज्यादा सीटें मिली है। अब दोस्तों गड़बड़ कहाँ होती है? अब सोचो, मान लो किसी और की बात 7 मान लो और मेरी बात 8 मान लो, मेरी बात 9 मान लो, कि मेरे हिसाब से 9 सीटें कम हुई, और कुछ लोगों को कहना था कि नहीं 38 नहीं 37 सीटें जीत सकती थी, 8 सीटें कम हुई। यदि ये 8 सीटें भाजपा को मिल जाती तो भाजपा का टैली कितना होता? 29 से 37 सीटें। जम्मू में 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। यदि ये 7 सीटें कम हो जाती
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें मिलती? 35 सीटें। 6 सीटें कांग्रेस की, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट तो वो बनते, 41 सीटें तो उसके आती, लेकिन बहुमत नहीं आता। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, जम्मू में गड़बड़ कैसे हुई, इसकी जब मैं बात करूंगा तो आपको दुख होगा। यदि मैं हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से बात करूं, जिस पर मैं आमतौर पर नहीं करता, तो पूरे जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम समाज ने बहुत राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि वो खेला हो गया। और हिंदू समाज के अंदर एक छोटा सा तबका ऐसा निकल ही आया जो हर जगह निकल आता है। लोकसभा में आपने यूपी के अंदर भी देखा होगा, लोकसभा में आपने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा होगा, और लोकसभा में आपने बिहार के अंदर भी देखा होगा। जो कच्चे लालच में, छोटे लालच में एक समग्र फायदे को छोड़ देता है, उसमें दूरदर्शिता का अभाव है, उसमें राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। और ऐसे ही लोगों ने जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में जितने हिंदू हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या ऐसे हिंदुओं की है, सबकी नहीं है, काफी बड़ी संख्या ऐसे हिंदुओं की है कि जब धारा 370 लगी हुई थी तो वो कश्मीर के नागरिक नहीं माने जाते थे, कश्मीर में वोट नहीं दे सकते थे, कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, डेली वेजेज पे लग सकते थे, कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, कश्मीर में अपना व्यापार नहीं खरीद सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को हटाकर इस दंश को हटा दिया। अब वो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, अब उन्हें जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी का अधिकार था, और बहुतों को सरकारी नौकरी दी। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत लोगों को भाजपा ने सरकारी नौकरियां दी हैं, उन्हें जमीनें अलॉट करी हैं, तो वो वोट भी डाल सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, और नागरिक भी हैं। लेकिन अब नाराजगी किस बात पे थी उनकी? हमें आरक्षण कुछ कम मिला है। और ऐसे कुछ पहाड़ी वोटर्स भी थे, कुछ और वोटर्स भी थे। कहते हैं पहाड़ी वोटर्स ने तो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ वोट किया। तो इस वोटर ने, जिस भाजपा ने आपको माना कि आपकी इच्छा 100 रुपए की थी, लेकिन भाजपा ने आपको 10 रुपए तो दिए, 20 रुपए तो दिए, 50 रुपए तो दिए, लेकिन आपने कहा ना, मैं तो 100 ही रुपए लूंगा, और 100 रुपए नहीं मिले तो आपने उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिया जो कहती थी कि आप एक पैसे के सिक्के के लायक भी नहीं हो। जो कांग्रेस कहती थी कि आपको एक पैसे का सिक्का नहीं मिलेगा, आपने उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिया, और जम्मू रीजन के अंदर 7 सीटें उसे जिता दी। दोस्तों, यह हुआ नुकसान। निश्चित रूप से इस बात को सुन के आपको दुख पहुंचेगा, और आप ताज्जुब करोगे ऐसे लोगों की नाराजगी के कारण जम्मू की एक हिंदू बहुल सीट से ही भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए। तो सबसे पहला कारण मैं बता दूं कि जम्मू का वो हिंदू, अब चाहे उसे आप राजनीतिक रूप से अपरिपक्व कहो, चाहे उसे लोभी कहो, चाहे उसे जानकारियों का अभाव वाला कहो, या इसे भाजपा के संगठन की कमजोरी कहो, उसकी वजह से हमारा आकलन गलत हुआ और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिल गया। अब आ जाइए आप कश्मीर रीजन पर। कश्मीर रीजन पर हमारा आकलन था कि जिस तरीके से लोकसभा में आतंकवादियों को समर्थन मिला है,
तो इस तरीके से विधानसभा में भी वहाँ चूंकि आतंकवादी अलग अलग गुटों से चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको अलग अलग वोट मिलेगा। तो वहाँ पर ना पीडीपी को बहुत थोक वोट मिलेंगे, सीटें मिलेंगी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगी, सबको थोड़ी थोड़ी मिलेंगी। तो उस परिस्थिति में बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम समाज ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाई और उसने कहा कि भाई लोकसभा में तो बहुमत मिल नहीं था, इसलिए जहाँ जिसको जिता दिया। लेकिन विधानसभा में यदि हमने 3 आतंकवादी ये वाले, 2 आतंकवादी ये वाले, 2 आतंकवादियों के चाचा, 1 आतंकवादियों के पापा, 1 आतंकवादियों के दोस्त को जिता दिया, तो ये डर था कि हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जोड़ तोड़ करके सरकार न बना ले। उन्हें ये डर लगा कि ये आतंकवादी रुपयों के लालच में, सत्ता के लालच में, मुकदमे हटने के लालच में कहीं भाजपा के साथ ना चले जाए। तो उन्होंने राजनीतिक मैच्योरिटी दिखलाई और उन आतंकवादियों को एक किनारे बैठा दिया। पीडीपी से उनकी नाराजगी थी क्योंकि उसने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि फिर धारा 370 हम लगाएंगे, आप हमें अभी यहाँ ताकत दो, फिर केंद्र में ताकत देना, और केंद्र में यदि सरकार कांग्रेस की लौट के आएगी तो धारा 370 लगेगी और कश्मीर फिर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा और कश्मीर में फिर हम इन बहुत सारे हिंदुओं के वोटिंग राइट, नौकरी और ये सब चीज़ें खत्म कर देंगे। कश्मीर का मुसलमान इस बात से प्रभावित हुआ और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिया। इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया और दोस्तों हमारा आकलन गलत हो गया, वहां ये खेला हो गया। ये बात फिर कहूंगा कि कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं था। कांग्रेस को ये 6 सीटें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के चलते मिली हैं। दोस्तों मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, हो सकता है आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा बेहतर है, राजनीतिज्ञ हैं। उमर अब्दुल्ला बेहद चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। वो दिल्ली को ब्लैकमेल करके दिल्ली से अथाह धन लेकर कश्मीर में अपना घोषित शासन चलाना चाहते हैं। वो भारत के भी सगे नहीं है, वो पाकिस्तान के भी सगे नहीं है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में आतंकवाद की जनक है। आतंकवाद का समर्थन पीडीपी भी करती है, लेकिन पीडीपी इतनी चालाक नहीं है। मुफ्ती महबूबा और उनके पिताजी इतने चालाक नहीं थे जितने चालाक उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और इनके दादा थे। ये पूरी तरीके से एंटी इंडिया है और आप निश्चित समझ लो कि उमर अब्दुल्ला यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, जो निश्चित है, तो ये और कांग्रेस पार्टी मिलकर केंद्र के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी करने का प्रयास करेंगे। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां मोदी जैसा व्यक्तित्व बैठा हुआ है, जहां गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जैसा व्यक्तित्व बैठा हुआ है, वो इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। आज की बात दोस्तों यहीं तक। फिर चलते चलते कह रहा हूं कि कश्मीर से चुनौतियां आएंगी केंद्र के लिए। और अब फिर किसी दिन मिलूंगा, फिर किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और फिर कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा निष्पक्ष ढंग से आपके सामने अपनी बात लेकर आऊँगा। फेक वीडियो बनाने में मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है और मैं किसी को बुरा लग सकता है या किसी को मेरा वीडियो किसी के पक्ष में लग सकता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वास्तविक एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपसे एक बार फिर समर्थन चाहता हूं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार।